केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा की उम्र 37 साल है। वो पेशे से नर्स हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर वो यमन चली गई, जहां उन्होंने कुछ दिन तक नर्स का काम किया। उसके बाद खुद की क्लिनिक खोल ली। यमन देश के कानून के मुताबिक कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले लोकल व्यक्ति की गवाही जरूरी होती है। तभी वो तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई। परिवार का दावा है कि मेहदी से झगड़ा होने के बाद उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, अपने पास रख लिया था। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट वापस पाने के लिए मेहदी को कथित तौर पर निमिषा ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। हालांकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। मेहदी की मौत होने के बाद निमिषा ने यमन से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और यमन के राष्ट्रपति ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस बीच भारत में निमिषा प्रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में निमिषा प्रिया के वकील ने अपील की कि भारत सरकार प्रिया का बचाव करने के लिए राजनयिक डिप्लोमेटिक कोशिश करे और उसी लिहाज से बातचीत करे और उनकी फांसी की सजा को कम करवाने की कोशिश करे। निमिषा प्रिया की तरफ से वकील सुभाष चंद्रन के आर ने कहा कि हमने आज सुबह की वक्त याचिका दायर की थी और इस मामले पर अदालत ने तात्कालिकता को देखते हुए, इसकी अर्जेंसी को देखते हुए सुनवाई के लिए सहमति जताई है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को अग्रिम प्रति यानी उसकी कॉपी भेजने का निर्देश दिया है ताकि वो मामले को देख सकें, समझ सकें और सरकार से जो भी संभव हो सके वो कर सकें। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बता दें आपको 16 जुलाई को निमिषा को फांसी की सजा दी जानी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप पावर प्ले देख रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी nabha-times.com से दिनेश मिश्र जी जुड़ चुके हैं। पहली बात तो ये कि क्या राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर यमन में फांसी की सजा को रोका जा सकता है? शरिया कानून के तहत ये फांसी की सजा दी गई है। क्या ब्लड मनी वो टर्म जिसके जरिए एक और दूसरा रास्ता मिलता है फांसी की सजा को रोकने का? दोनों ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वो हालात थे जिससे दोषी करार दी गई और फांसी की सजा भारत की रहने वाली निमिषा को सुनाई दी गई है? फांसी की सजा। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आगे डिटेल में जाने से पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को अर्जेंट मानते हुए 14 जुलाई को सुनवाई के लिए कहा गया है, वक्त कम है, लेकिन क्या इससे पहले राजनयिक स्तर पर भारत के नागरिक जो बाहर काम करते हैं उनकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जा सकती है और इस मामले में को कैसे देखा जाए? नहीं, राजनयिक लेवल पे जैसे कि निमिषा का परिवार यहाँ आया हुआ है कोर्ट में, लेकिन इससे बड़ी चीज़ है कि जो राजनयिक स्तर पे भारत जो प्रयास कर रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। भारत ने आश्वासन पहले भी दिया है और खुद निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी का ऑफर किया है, लेकिन जो मेहदी का परिवार है उसने अभी बात नहीं मानी है। चलिए पहले ब्लड मनी ही समझा दीजिए। हाँ, तो ब्लड मनी ये है कि पैसे की एवज में पैसे लेकर के माफी देना, मुआवजे के तौर। मुआवजा। कि जैसे अगर अभी जैसे इन्होंने 1.5 करोड़ के करीब 1.52 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, तो मतलब ये यमनी उसमें मुद्रा में ये करीब 5 करोड़ बैठता है। अच्छा, तो आप ये समझिए कि यमन के कानून में इसका प्रावधान है। हाँ, यमन के कानून में ये प्रावधान है, शरिया कानून में ये है कि आज भी शरिया बहुत सी इस्लामी कानूनों में ये चीज है कि पैसे लेकर के सजा माफ करना। ठीक है। एक मतलब एक विकल्प है, तो यमन में है। लेकिन यमन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यमन में गृह युद्ध अरसे से छिड़ा हुआ और हूथी विद्रोहियों का वहाँ कब्जा है। और हूथी विद्रोही कोई मतलब उसको न भारत सरकार ने मान्यता दी है न किसी ने मान्यता दी है, तो उनके साथ जो बातचीत करने का जो रास्ता है ना वो बहुत दिक्कत है उसमें। सजा राष्ट्रपति ने दी है ना? नहीं, लेकिन है तो ये अभी हूतियों के नियंत्रण में है, इस्लामी कानून के। हूती चाहे तो रियायत मिल सकती है। बिल्कुल नहीं, बिना हूतियों के रियायत नहीं मिलेगी। हूतियों की जो परिषद है, जो कोर्ट है, उन्होंने ये सजा दी है। तो हूती रियायत और राहत शरिया कानून के मार्फत देंगे या नहीं देंगे? ईरान का इसमें क्या रोल हो सकता है? हाँ, ईरान, यही मैं कहना चाह रहा था कि हूती क्या है, जैसे यमन में शिया मतलब जो बहुल देश है, ईरान भी शिया बहुल है जी। तो ईरान, यमन ये सब काफी मतलब आप समझिए कि पारंपरिक रूप से नजदीक है।
तो ईरान ईरान ने जैसे भारत को एक मदद की पेशकश भी की है, तो शायद भारत अभी वो सामने नहीं आई ये बात। भारत ये कोशिश कर रहा है कि निमिषा को बचाया जा सके, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं ब्लड मनी के अलावा निमिषा को बचाने का। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि पहले पहले ये ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। 2009 में भी जैसे संयुक्त अरब अमीरात में जो है 17 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनमें उनके पाकिस्तानी नागरिक की हत्या का आरोप था। तो उस समय भी जो है उनकी ब्लड मनी दे करके और कूटनीतिक प्रयासों से इससे मतलब उनकी सजा कम करा दी गई, उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी वो सजा। ठीक जी। इसी तरह 2017 में सुषमा स्वराज ने भी कराया था, जब वो विदेश मंत्री थी। कुवैत में 15 भारतीयों की सजा, मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया था। तो मतलब कहने का है कि ऐसे रास्ते शरिया कानून में है, इस्लामी कानून में है, और चूंकि ये मुस्लिम बहुल देश हैं तो ज़्यादातर इनमें इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक ही चलते हैं। तो एक रास्ता है ब्लड मनी का, और भारत सरकार इसमें जरूर कूटनीतिक प्रयास कर रही होगी। हूतियों पर सबसे ज्यादा निर्भर, पूरी तरह से एक तरह से कहें कि निर्भर करता है। हाँ, ये गेंद हूतियों के पाले में है, और सबसे बड़ी चीज है ईरान इसमें जरूर एक रोल प्ले करेगा, और ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मतलब एक उम्मीद अभी बनी हुई। मामला क्या है, हुआ क्या था? जैसा शुरुआत में मैंने बताया भी कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। केरल में चूंकि नर्स बड़ी संख्या में होती हैं और वो मिडिल ईस्ट में सेवाएं देती हैं, पूरे देश में सेवाएं देती हैं। ये घटनाक्रम हुआ क्या था? मतलब घटनाक्रम ये था कि केरल ये जो नर्स है अपनी क्या कहते हैं, निमिषा, तो जैसे कि केरल की नर्सें जो है पूरी दुनिया में बेहतर मानी जाती हैं, देश में भी और वहाँ मतलब सेवा देने के मामले में सेवा का भाव बहुत होता है। और निमिषा भी गई थी वहाँ पे 2008 में। तो वहाँ जो है 2011 में उन्होंने शादी की और उनकी एक बेटी हुई, भारतीय से ही शादी की, और उसके बाद 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए। अच्छा। 2000 उसके बाद निमिषा ने क्या किया, खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ खुद का क्लिनिक खोलने के लिए किसी यमनी नागरिक का उसमें शेयर होना चाहिए। अच्छा। ये बड़ी चीज होती है कानून के मुताबिक। आप ऐसे ही कोई क्लिनिक या दुकान या कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उसके लिए पार्टनरशिप होनी जरूरी। तो उन्होंने एक यमनी नागरिक था, वही मेहदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे क्या नाम है, तलाल मेहदी से वो कर लिया, शेयर कर ली और क्लिनिक खोल लिया। लेकिन तलाल मेहदी ने फिर क्या है कि मतलब उनका यौन शोषण करना शुरू कर दिया, यौन शोषण करना शुरू कर दिया। उनकी प्राइवेट तस्वीरें जो शादी की थी उनमें छेड़छाड़ करके वो उनको अपना पति बताने लगा, पत्नी बताने लगा, बेगम बताने लगा। इस तरह की चीज़ें उसने बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ना दी और सब कुछ, और यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट वगैरह भी जब्त कर लिया। तो एक दिन अचानक जो है निमिषा ने, 2017 की बात है, कि उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए उसको इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन दिया तो वो इतना ज्यादा ओवरडोज हो गया, बेहोशी का इंजेक्शन। हाँ, बेहोशी का इंजेक्शन दिया, पासपोर्ट ले। बिल्कुल। तो इतना ज्यादा ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होने से उसकी मौत हो गई। मौत हुई तो उन्होंने क्या किया कि एक और उन्हीं का दोस्त था यमनी नागरिक, उसके साथ मिल करके उन्होंने क्या किया, तो उसके टुकड़े करके उसको पानी की टंकी में फेंकवा दिए कि ताकि के, हालांकि वहाँ पकड़ी गई तो फिर जो यमन की अदालत है, और उन्होंने सब जांच के बाद ये पाया कि मौत की सजा, मतलब उसकी हत्या इन्होंने की है और उन्होंने मौत की सजा सुना दी। ये दोष सिद्ध हो गया। जी। इसमें दो बातें निकल कर दिनेश जी आती हैं। पहली बात तो ये कि अगर उनके ऊपर यौन शोषण वो झेल रही थी तो उन्होंने अदालत का रुख क्यों नहीं किया, और जब ये सब हो गया तो उन्होंने अदालत को इस बारे में बताया होगा। अब अदालत ने किसी तरह की रहम इस पर नहीं देखी कि इन कंडीशन में किसी व्यक्ति को मारना बिल्कुल गैर कानूनी है, उसकी सजा भी उनको सुनाई गई है, लेकिन किन हालातों में उन्होंने ये किया, इस पर कोई रहम या किसी तरह की कोई रियायत नहीं? देखिए, इस्लामी कानून में कोई रियायत नहीं होती है। वहाँ तो आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ का कानून चलता है, और वैसे भी हूतियों के नियंत्रण में है तो रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यौन शोषण जब उनका हो रहा था पहले जाती, वो अगर अदालत का रुख करती तो शायद कोई बात बन सकती थी। हो सकता वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हो कि वो वहाँ पहुँच न पाई हो, ऐसी चीजें, क्योंकि विदेश का मामला है, इस्लामी कानून का मामला है, और जहाँ गृह युद्ध की स्थिति है, राजक की स्थिति,
तो आदमी सोचता किसी न किसी तरीके से पीछा छुड़ाया जाए। तो पीछा छुड़ाने क्रम में ऐसी चीज़ें वो कभी कभी हो भी जाती हैं। तो ऐसा हुआ। और दूसरी बात कि जैसे आप देखिए कि वहाँ का जो इस्लामी कानून है, वहाँ 3 तरीके से सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा। एक पत्थर मारने की तरीके से, दूसरा ये सिर कलम कर दिया जाए, तीसरा ये है कि सरेआम लटका दिया जाए, फांसी पे लटका होनी तो दिया। खैर इसमें मौत ही है, सजाए मौत ही होनी है, तो वो शरिया कानून के हिसाब से जी, वहाँ पर चीजें होंगी। उम्मीद की किरण आखिरी बची हुई है कि भाई या तो हूती रहम कर दें और डिप्लोमेटिक चैनल भारत खोल के ईरान के जरिए मदद कर दे, या फिर जो हम ब्लड मनी की बात कर रहे हैं ये रास्ता यहाँ पर दिखाई देता है। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से ये पूरी जानकारी इस खबर के बारे में दी, क्योंकि बहुत ही मार्मिक ये खबर है। जब देश के लोगों को इस खबर के बारे में पता चल रहा है तो वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इसीलिए इस खबर के हर पहलू को हमने दिनेश जी के साथ टच करने की कोशिश की है। कमेंट करके आप बताइएगा क्या होना चाहिए निमिषा के साथ, क्या मदद भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, 14 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। हूतियों के पास अगर ये मामला जाता है, अगर ईरान के थ्रू भारत जाता है, तो क्या हूतियों की तरफ से रहम की जाएगी शरिया कानून के तहत जो सज़ा दी गई है? इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा दिन है नहीं, 16 जुलाई 6 दिन बाद ही उनको फांसी दी जानी है। आप हमारे साथ, पर उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में और लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।